आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप सभी को पता है कि जो एटम होता है, एटम में एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाते हैं। अब मान लीजिए आपने इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, तो जो आपका न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में हैं फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि ये क्या हो सके, यहाँ से रिमूव हो सके। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो न्यूक्लियस है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ सके। तो हम यहाँ से आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या डेफिनेशन है? तो द मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी दे सकते हो, लेकिन एक अमाउंट होगी मिनिमम। अगर आप इससे कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होगा, ठीक है। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड, जो ज़रूरी है क्या करने के लिए, टू रिमूव, निकालने के लिए मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन। मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? जो आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट होगा। फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपका एटम जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो वो कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसे कन्वर्ट किया जा सके किसमें? गैसियस कैटायन में। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या बनता है आपका? कैटायन। तो यहाँ पर हम इस बात को इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। एम आपका कोई भी एलिमेंट है इन गैसियस स्टेट, तभी हमने यहाँ पर जी लगा रखा है। डेल्टा एच आई, ये है आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेल्टा के नीचे आई साइन है, ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को बताता है। तो जब इसको ये एनर्जी दी जाएगी डेल्टा एच आई, तो क्या हो जाएगा, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और जो आपका एलिमेंट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैसियस कैटायन में। जो इसकी यूनिट है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो कैलोरी पर मोल और किलो जूल पर मोल। जो किलो जूल पर मोल है ये यूनिट ज़्यादातर यूज़ होती है। तो यहाँ पर मैंने एक रिलेशन भी रखा हुआ है। यदि आपका कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो आप वहाँ से इस रिलेशन का यूज़ करके इंटर कन्वर्जन कर सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके होगा? 23.06 किलो कैलोरी पर मोल या 96.49 किलो जूल पर मोल। अब बात आती है कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हो एटम में से और आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो, तो क्या वो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या कम होगी पहले वाले इलेक्ट्रॉन से? तो यहाँ पर देखिए, जब भी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होते हैं किसके बीच में? न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर इंटरेक्शन बढ़ जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर हम किसी एलिमेंट में से निकालते हैं तो पहले वाले एलिमेंट से एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो पहले से बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आपको मोर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ पर एक एग्जांपल है एल्युमिनियम का। तो यहाँ पर देखिए, जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई? 577 किलो जूल पर मोल। अब आपका Al किस में कन्वर्ट हो गया? Al पॉजिटिव में। अब हम Al पॉजिटिव में से एक और इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Al2 पॉजिटिव में। तो यहाँ पर देखिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी हमें देनी पड़ी लगभग 3 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। उस तरह से अगर आप तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालना चाहते हो तो आयोनाइजेशन एनर्जी और भी ज़्यादा होगी, जैसा कि इस केस में दिख रहा है आपको 2758 किलो जूल पर मोल है। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं? तो न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, पेनिट्रेशन इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन सभी फैक्टर्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
तो जो पहला फैक्टर है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब आपका जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन प्रेजेंट हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको बताएगा आपका एटॉमिक नंबर। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतने ही ज़्यादा क्या होंगे उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स होंगे या फिर कह सकते हो जितना ज़्यादा चार्ज होगा तो वो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये चार्ज ज़्यादा होगा पॉजिटिव तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो हमें इसको रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, यदि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, 3 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 3 ही होंगे। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, तो प्लस चार्ज होगा बेरिलियम पर और +3 किस पे होगा, लिथियम पर। तो यहाँ पर आप आयनाइजेशन एंथैल्पी को देख सकते हो, बेरिलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है लिथियम से, क्योंकि बेरिलियम का न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है। उसके बाद आता है एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज अगर बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटेगी। ठीक है, ये इन्वर्सली हैं एक दूसरे के। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए लिथियम और सोडियम एग्जाम्पल दे रखा है। तो लिथियम में 2 शेल हैं, ठीक है, और जो सोडियम है, सोडियम में कितनी शेल हैं, 3 शेल हैं। ठीक है, 1 2 3, और इसमें लिथियम में 2 है, 1 2। तो बताइए डिस्टेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की इस केस में ज़्यादा है सोडियम के केस में, और लिथियम के केस में कैसी है, कम है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगी, व्हेन एटॉमिक साइज इंक्रीज, साइज बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, जो अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में घट जाएगा। ठीक है, अट्रैक्शन अगर घट जाएगा तो हमें लेस एनर्जी देनी पड़ेगी क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो, लिथियम जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 520 किलो जूल पर मोल, और यहाँ सोडियम है, सोडियम की कितनी है, 596 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट फैक्टर है आपका पेनिट्रेशन इफेक्ट। देखिए आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो sp-d-f ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं। ठीक है, पेनिट्रेशन का ये मतलब है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के कितना क्लोज है। अगर इलेक्ट्रॉन के ज़्यादा क्लोज है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्यों, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। तो अब यहाँ पर देखिए जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो s का सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज़्यादा क्लोज है, फिर p, फिर d और फिर f का पेनिट्रेशन सबसे कम है। f के पेनिट्रेशन सबसे कम का ये मतलब हुआ कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना कैसा होगा, ईजी होगा। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या है, इसका मतलब ये है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो कितना नियरर है किसके, न्यूक्लियस के। ठीक है, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट क्लोज टू द न्यूक्लियस, s इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसको निकालना भी कैसा होगा, मुश्किल होगा। अगर पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो डिफरेंट शेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो मतलब अंदर वाला शेल क्या करने की कोशिश करता है, बाहर वाले शेल को रिपेल करने की कोशिश करता है। ठीक है, रिपेल होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा। ठीक है, और साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगी, और अट्रैक्शन कम होगी तो एक मिनट, तो अट्रैक्शन अगर कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए शील्डिंग इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। व्हेन शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स है जो कि वर्क कर रहा है किस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को दूर कर देगा शील्डिंग इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन्स दूर हो जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है उसका फॉर्मूला क्या है, जेड माइनस शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा तो जेड इफेक्टिव कम, और जेड इफेक्टिव कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट फैक्टर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप सबको पता होना चाहिए कि जो हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है S1 P3 D5 और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन S2 P6 और D10, ये कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। ठीक है, हर एटम ये चाहता है कि उनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा हो, या तो हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो। तो यदि आपके एटम का कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर स्टेबल, सो मोर एनर्जी विल बी गिवन टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अब बात आती है वेरिएशन इन ए पीरियड। अलोंग ए पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि अलोंग ए पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, अगर मैं पहले पीरियड की बात करूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये आपका सेकंड पीरियड है। ठीक है, तो इन ए पीरियड क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम पे +3 चार्ज है, बेरिलियम पे +4 है, बोरोन पे +6 है, +5, कार्बन पे +6 है, नाइट्रोजन पे +7 है, ऑक्सीजन पे +8 है। तो हमने ये पढ़ा था जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन कुछ इरेगुलरिटी भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब लिथियम से बेरिलियम पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। लिथियम पे +3 है और बेरिलियम पे कितना है, +4। लेकिन जब हम बेरिलियम से बोरोन पे जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, या फिर आप ऐसा कह सकते हो बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बोरोन से ज़्यादा है, लेकिन होनी चाहिए थी बोरोन की ज़्यादा, क्योंकि बोरोन का न्यूक्लियर चार्ज +5 है और बेरिलियम का कितना है, +4। तो यहाँ पर इसके दो रीज़न हैं। एक तो पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, अब बेरिलियम में देखिए जो इलेक्ट्रॉन निकालना है हमने कि कौन से सब शेल से निकालना है, S से, और बोरोन में, बेरिलियम में S से और बोरोन में P से। तो S सब शेल या S इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज हैं, तो इसको निकालना मुश्किल होगा। दूसरा रीज़न ये है कि जो बेरिलियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, देखिए 2s2। ठीक है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। उसके बाद जब हम बोरोन से कार्बन और फिर नाइट्रोजन पे जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं नाइट्रोजन से ऑक्सीजन पर। नाइट्रोजन का न्यूक्लियर चार्ज +7, ऑक्सीजन का +8। ऑक्सीजन का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए ऑक्सीजन की, लेकिन होती किसकी है, नाइट्रोजन की। इसका रीज़न क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2p3, नाइट्रोजन का 2p3 है। 2p3 का मतलब हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। लेकिन जो ऑक्सीजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2p4, जो कि स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है नाइट्रोजन की वो ज़्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन से। उसके बाद जब आप ऑक्सीजन से फ्लोरीन पर जाते हो और फ्लोरीन से फिर नियोन पे जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नियोन तो आपका नोबल गैस है,
फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। फुल फील्ड है तो स्टेबल है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। इसके बाद आता है आपका वेरिएशन इन ए ग्रुप। ग्रुप का मतलब जब आप डाउन द ग्रुप जाओगे, ऊपर से नीचे जाओगे, जैसे आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपका फर्स्ट ग्रुप है। तो जब भी आप ऊपर से नीचे जाती हो तो एक तो एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दूसरी बात, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं ऊपर से नीचे जाते हुए। लिथियम का 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का 11 है तो आपके 11 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम का 19 है तो 19 इलेक्ट्रॉन, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तीसरी बात, न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। लिथियम पे +3 है, सोडियम पे +11 है, पोटेशियम पे कितना हो जाएगा, +19, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। न्यूक्लियर चार्ज क्या करने की कोशिश करेगा, आयनाइजेशन एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। आप 2 फैक्टर तो घटाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले 2, और जो तीसरा फैक्टर है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो जो कंबाइंड इफेक्ट होगा किसका, एटॉमिक साइज का और शील्डिंग इफेक्ट का, वो ज़्यादा होगा किससे, इफेक्ट इन न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, देयर इज डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप, ठीक है, क्योंकि पहले 2 फैक्टर वो डोमिनेंट है। तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।